दोस्तों, चाइना जो आज अमेरिका के बाद स्पेस एक्सप्लोरेशन की फील्ड में सुपर पावर बन चुका है, जो आर्टिफिशियल मून और सन बनाने में मसरूफ है, क्योंकि वो रात को भी दिन की तरह रोशन करना चाहते हैं और अपनी ओवरऑल एक्टिविटीज को और बढ़ाना चाहते हैं। चाइना के आइडिया सुनकर आपको बहुत ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ऐसा ही एक आइडिया 1980 में सोवियत यूनियन के इंजीनियर के दिमाग में भी चल रहा था, क्योंकि वो रशिया के उन इलाकों को रोशन करने का सोच रहे थे जहां साल के कुछ महीनों में सूरज नहीं निकलता, जिसकी वजह से वहां कई महीनों तक मुसलसल रात रहती है। इसीलिए उन्होंने स्पेस में एक ऐसे ऑब्जेक्ट को ढूंढा जो जमीन को ऑर्बिट करते हुए सूरज की लाइट को जमीन पर इफेक्ट करेगा, जिसकी वजह से रशिया के उन इलाकों में भी रोशनी होगी। यहाँ कई महीनों तक सूरज नहीं निकलता। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की स्टोरी बता रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज की इस वीडियो में मैं आपको सोवियत यूनियन के ज़नामिया प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ, जिसे दी रशियन स्पेस मिरर भी कहते हैं। 7 जनवरी 1933 को सोवियत यूनियन में पैदा होने वाले व्लादिमीर सर्जीविक सायरोमायटनिकोव को बचपन में ही इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उन्होंने अपने स्टार्टिंग के साल सोवियत यूनियन में गुजारे थे, जिसकी कमांड जोसेफ स्टैलियन के हाथ में थी। जोसेफ बहुत ही सख्त इंसान थे। वो सोवियत यूनियन को दुनिया का सबसे डेवलप्ड और पावरफुल मुल्क बनाना चाहते थे, इसीलिए हर जगह इंडस्ट्रीज बनाई जा रही थी जिसमें लाखों मजदूर काम करते थे। एक वक्त ऐसा आ गया था जब उन्होंने मजदूरों की वीकेंड की छुट्टी तक बंद कर दी थी। एक तरफ जहां लोगों की सरेआम एक्सप्लोरेशन हो रही थी, तो दूसरी तरफ अमेरिका से टेक्निकल इनोवेशन और खास तौर पर स्पेस रेस में आगे निकलने की ख्वाहिश वहां के इंजीनियर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। 1956 में इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने कोरोलिव रॉकेट एंड कॉर्पोरेशन एनर्जिया को ज्वाइन कर लिया, जहां वॉचडॉग 1 का डिजाइन बन रहा था। ये वही स्पेस क्राफ्ट था जिसमें बैठकर यूरी गैगरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बने थे। व्लादिमीर ने 10 साल तक स्पेस इंजीनियरिंग में काम किया और 1970 में वो एनर्जिया के डिपार्टमेंटल हेड बन गए। उन्हें खास तौर पर APAS यानी कि एंड्रोजीनियस पेरिफेरल अटैच सिस्टम को डेवलप करने के लिए हायर किया गया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जिसकी मदद से स्पेस में 2 स्पेस क्राफ्ट्स को एक साथ जोड़ा जाता था। 1975 में सोवियत और अमेरिकन स्पेस मॉड्यूल्स को जोड़ने में इसका इस्तेमाल किया गया था, जिसे हम अपोलो सोयूज प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है कि आखिर उनके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया। आइए अब इसके बारे में थोड़ा मजीद जानते हैं। 1988 में अमेरिका ने ये प्लान बनाया कि वो क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका आने के बाद 500 एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे। उन्होंने ये सोचा था कि वो जमीन और चांद के दरमियान सोलर सेल बोट्स की रेस लगाएंगे, लेकिन बाद में अमेरिका को ऐसा लगा कि इसमें बहुत ज्यादा खर्चा हो जाएगा। ये सोचकर उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया। ये आइडिया सोवियत यूनियन को बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। सोवियत यूनियन के इंजीनियर्स और साइंटिस्ट ने अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए सोलर सेल टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना शुरू कर दिया। व्लादिमीर सायरोमायटनिकोव भी उन्हीं साइंटिस्ट में शामिल थे। सोलर सेल बोट को हम एक ऐसा स्पेस क्राफ्ट कह सकते हैं जो सनलाइट की रेडिएशन प्रेशर को यूज करके स्पेस में आगे बढ़ता है। इसके लिए कोई भी फ्यूल रिक्वायर्ड नहीं होता। जर्मनी के एक साइंटिस्ट हर्मन ऑबर्थ ने सोलर गन बनाने का एक कॉन्सेप्ट दिया था। इसे जमीन के ऑर्बिट में घूमने वाला एक थेरोरेटिकल ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। उनका कॉन्सेप्ट ये था कि हम जमीन के ऑर्बिट में 100 मीटर्स वाइड मिरर भेजेंगे, जो सूरज से आने वाली लाइट को स्पेसिफिक पॉइंट पर फोकस कर देगा। ये रिफ्लेक्शन इतनी इंटेंस हो सकती थी कि ये नदियों के पानी को बॉयल कर सकती थी और पूरे शहर को जला सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से ये आइडिया कभी भी रियलिटी में नहीं बदल सका। व्लादिमीर सायरोमायटनिकोव ने इसी में एक ह्यूमन फ्रेंडली आइडिया फाइंड कर लिया। उन्होंने सोचा कि वो जमीन के ऑर्बिट में बहुत सारे स्पेस मिरर भेजेंगे। सबसे पहले भेजे जाने वाला मिरर छोटा होगा और फिर इसके बाद बड़े मिरर भेजे जाएंगे। इससे वो स्पेस मिरर टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग करते हुए एक ऐसा स्पेस मिरर डेवलप कर लेंगे जो रशिया के दूर दूर वाले इलाकों को रोशनी प्रोवाइड करेगा और वहाँ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में हेल्प करेगा। सायरोमायटनिकोव अपना ये आइडिया लेकर सोवियत स्पेस प्रोग्राम की टीम के पास पहुँचे, लेकिन टीम के ऑफिसर्स को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये इम्पॉसिबल काम है और इसके साथ पैसे की भी बहुत बर्बादी है। उस वक्त सोवियत यूनियन की इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठा सकते थे जिसमें ज्यादा पैसा खर्च हो और उसका रिजल्ट भी जल्द ना मिल सके। सायरोमायटनिकोव यहाँ पर हार मानने वाले बिल्कुल भी नहीं थे।
उन्होंने अपने आइडिया को सोवियत यूनियन की इकोनॉमिक कंडीशन से जोड़कर प्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि अगर हम एक स्पेस स्पिनर बनाने में कामयाब हो गए तो हम रशिया के उन इलाकों को रोशन कर देंगे जहाँ पर सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती। सर्दियों के मौसम में तो बिल्कुल भी रोशनी वहाँ नहीं पहुँचती। अगर सनलाइट वहाँ पहुँचेगी तो सब लोग ज्यादा टाइम तक काम कर पाएंगे, जिसकी वजह से खेती भी बहुत अच्छी होगी और हमारे बिजली का बिल भी बहुत कम हो जाएगा। सायरोमेटनिकोव ने कहा, हमारा मुल्क वाहिद वो मुल्क होगा जो ऐसा करेगा। इन फ्यूचर हम दुनिया के हर इलाके में इस टेक्नोलॉजी को सेल कर सकते हैं। ये बातें सुनकर सोवियत यूनियन के ऑफिसर्स भले ही ना मानते, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे लेकर बहुत एक्साइटेड थी और सबने इस प्रोजेक्ट को शुरू करने की हामी भरी। अब सोवियत यूनियन को इंटरनेशनल फंडिंग मिलना शुरू हो गई। सोवियत यूनियन ने अपने लोगों को कहा कि इस टेक्नोलॉजी से हम रात को भी दिन की तरह रोशन कर देंगे। अब ना तो आपको बिजली के बिल्स पे करना पड़ेंगे और ना ही रशिया में इतनी ज्यादा सर्दी होगी। सायरोमेटनिकोव ने अपनी टीम के साथ मिलकर स्पेस मिरर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे रशियन एटर्नल लाइट का नाम दिया, यानी कि वो लाइट जो कभी भी खत्म नहीं होगी। न्यूयॉर्क टाइम्स से पब्लिश होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक सोवियत यूनियन एक ऐसा स्पेस मिरर बनाने के लिए प्लान कर रहा था जिसका डायमीटर 200 मीटर्स होगा, जिसमें 24 से 36 मिरर्स लगे होंगे और ये जमीन से 100 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर ऊपर तक ऑर्बिट करने की पावर रखेगा। ऐसा एक स्पेस मिरर करीब 100 किलोमीटर एरिया को रोशन कर देगा। इसे ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि इसकी लाइट एक जगह पर ही रहे, लेकिन इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित न हो। स्पेस में भेजी जाने वाली इन सैटेलाइट्स को जेनामिया कहते हैं। 27 अक्टूबर 1992 सल्बन काजाकिस्तान के बेक अनवर कोस्मोड्रोन से जेनामिया 2 को स्पेस में भेजा गया। सबसे पहले इसे सोवियत यूनियन के MIR स्पेस स्टेशन पर भेजा गया था। वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स ने इसे जमीन के ऑर्बिट में डिप्लॉय कर दिया। जेनामिया 2 में 20 मीटर डायमीटर का एक स्पेस मिरर था। इसके डिप्लॉय होने पर इसने एक 5 किलोमीटर लंबी लाइट बीम को प्रोड्यूस किया, जिसे साउथ एंड फ्रांस से लेकर रशिया तक देखा गया। इसकी ब्राइटनेस एक मून से ज्यादा नहीं थी और सबसे बड़ी बात ये कि 8 किलोमीटर पर सेकंड से ट्रेवल कर रही थी। मतलब ये एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी। कुछ घंटों के बाद इस सैटेलाइट को जमीन के ऑर्बिट से हटा दिया गया और ये सैटेलाइट कनाडा में जाकर गिर गई और डिस्ट्रॉय हो गई। ये मिशन सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट की नजरों में सक्सेसफुल था। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो अचीव करना चाहते थे वो उन्होंने कर लिया। 1999 में साइंटिस्ट ने जेनामिया 2 का नेक्स्ट वर्जन जेनामिया 2.5 लॉन्च किया। पहले की तरह इसे भी MIR स्पेस स्टेशन पर भेजा गया। जेनामिया 2.5 में 25 मीटर डायमीटर वाला मिरर था और इसे 7 किलोमीटर के एरिया में लाइट पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन इस बार जब इसे डिप्लॉय किया गया तो MIR स्पेस स्टेशन के एंटीना में फंस गया और डिस्ट्रॉय हो गया। इसके फेलियर के बाद रशियन साइंटिस्ट ने जेनामिया 3 की प्लानिंग शुरू कर दी। इस बार वो 70 मीटर डायमीटर वाला स्पेस मिरर भेजना चाहते थे, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पर मजीद काम करने से मना कर दिया। उनके मुताबिक ये काम पैसों की बर्बादी थी और न ही इसका कोई रिजल्ट मिल रहा था। जेनामिया 2.5 के फेलियर के बाद रशियन गवर्नमेंट बहुत सैड हो गई। कुछ साइंटिस्ट और एनवायरनमेंट का मानना था कि इस तरह के मिरर से कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता था। एक गलती से हजारों लोग मर सकते थे। 24 घंटे लाइट होने की वजह से प्लांट्स पर बुरा असर पड़ सकता था, जिसकी वजह से नेचुरल सर्कल बिगड़ जाएगा। इसका इंसानों और जानवरों पर भी बहुत बुरा असर होगा। सायरोमेटनिकोव अपनी पूरी लाइफ जेनामिया 3 को ग्रीन सिग्नल दिलाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाम हो गए। 2006 में उनकी मौत वाक़ई हो गई थी और इसके साथ उनकी तमाम कोशिशों पर फुल स्टॉप लग गया था। इसके बाद किसी ने भी रशियन स्पेस मिरर को डेवलप करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। हो सकता था कि सायरोमेटनिकोव आने वाले 2 से 3 मिशंस में कामयाबी हासिल कर लेते और आज रशियन स्पेस मिरर दुनिया के हर कोने को रोशन कर रहा होता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सायरोमेटनिकोव को इस मिशन को आगे बढ़ाने का मौका मिलना चाहिए था? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।